हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के अंदर स्टूडेंट है बीकॉम ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं इसकी यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ मैनेजमेंट की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको ये कंप्लीट यूनिट को कवर करवा दूंगा। इसके जितने भी कंसेप्ट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे, उन सभी कंसेप्ट को मैं आपको कवर करवाता हुआ चलूंगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में देखिए, वहां पर आपको इसका लिंक अपलोड मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, अब है कि हमारे पास यूनिट नंबर 5 जो कि है कि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो नंबर 1 दिया गया है डिससेटिस्फैक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। देयर इज अ वेव ऑफ अपोजिशन टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का अपोजिशन किया जा रहा है, मतलब सब उनके अगेंस्ट हो रहे हैं। द इमीडिकेसी ऑफ सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट ड्रामेटिकली विद डेलिब्रेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव बढ़ रहा है यूथ के ऊपर, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके अगेंस्ट सारे जा रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड है टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो अकॉर्डिंग टू टेंट्स द वर्ल्ड वाइड स्टॉक ऑफ रोबोट विल एक्सपेंड इन कमिंग ईयर एंड द सिमिलर नंबर ऑफ जॉब विल बी लॉस्ट। टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रही है, मतलब जैसे जैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, आगे चल के ये लग रहा है कि रोबोट्स आ जाएंगे और उतनी जॉब्स खत्म हो जाएंगी मैनेजमेंट की। थर्ड है सेफ्टी इन इकोनॉमिक फोर्सेस। तो पॉलिसी रिफॉर्म एंड डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट आर ड्राइवन बाय सेफ्टी इन इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक पावर की वजह से जो पॉलिसी रिफॉर्म है और डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स हो रखी हैं, उन पर भी असर पड़ रहा है। फोर्थ है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो वी आर डिप्लीटिंग अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से और ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उन सब का डिप्लीशन हो रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं। फिफ्थ है इंक्रीजिंग वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज। राइजिंग सोशल इनइक्वलिटीज कॉज्ड बाय अनइक्वलिटीज एंड इनकम डिस्पैरिटीज। और क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट में, एक बैलेंस ना होने की वजह से इनकम की डिस्पैरिटी, मतलब सभी के किसी के पास ज्यादा इनकम हैगी, किसी के पास बहुत ही ज्यादा कम हैगी, ये बढ़ता जा रहा है। सिक्स है चेंजिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। पीपल चूज आइडेंटिटी नॉन कंटिन्यू टू इंस्पायर वायलेंस। पीपल्स क्या चूज कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वायलेंस शुरू कर रहे हैं, अब्यूज करना शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीजें शुरू कर रहे हैं। तो ये है कि हमारी मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सेवंथ है लेक ऑफ विजन एंड इंसाइट। वी नीड अ सिस्टम लीडरशिप स्ट्रेटेजी दैट प्रमोट लोकल कोलैबोरेशन एंड ग्रेटर एंगेजमेंट अक्रॉस सोसाइटी। जो लोगों के सोचने और समझने की शक्ति है, एक तरीके से वो खत्म होती जा रही है, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एट्थ है मोबिलिटी एंड रिलोकेशन। मोबिलिटी एंड रिलोकेशन आर अनइक्वली एंड अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंक्रीज मोबिलिटी रिजल्ट इन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एसेसिबिलिटी ऑफ ट्रेवल मोबाइल वेल्थ पेंडेमिक फास्टर। मोबिलिटी क्या होता है, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं जॉब्स वगैरह के चक्कर में, जिससे क्या होता है जहाँ के वो ओरिजिन से हैं वहीं के ओरिजिन को वो छोड़कर चले जाते हैं और वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं अपने ओरिजिन से। नाइन्थ है माइक्रो मैनेजिंग। मैनेजर मस्ट एबल टू डिसाइड विच वर्क दे कैन कंप्लीट ऑन देयर ओन एंड विच टास्क दे कैन डेलीगेट टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स को अपनी पावर डेलीगेट करते जा रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो ये हो गया चैलेंजेस क्या आते हैं मैनेजमेंट के। आप लोगों को ये इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही नया चैप्टर है, आपने इससे पहले आज तक ये नहीं पढ़ा है कहीं पर भी किसी भी क्लासेस में। अब आएगा फैक्टर रिशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग मैनेजमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिशेप कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं मैनेजमेंट को। तो नंबर 1 है कस्टमर ओरिएंटेशन। मैनेजमेंट शुड डेवलप अ कस्टमर रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन इन विच एम्प्लॉई आर पोलाइट एंड courteous, अवेलेबल एंड इन्फॉर्म्ड एंड विलिंग टू गो अबव एंड बियॉन्ड द प्लीज कस्टमर। मैनेजर्स को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए जिसमें कस्टमर रिस्पॉन्सिव हो, जो कि एम्प्लॉयज जिसमें पोलाइट हो, कॉर्टियस हो, अवेलेबल हो, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें और आगे जाने की इच्छा रखते हों। सेकेंड है इनोवेशन। तो इनोवेशन इज नॉट जस्ट फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट एंटरप्राइज। इनोवेशन एक्टिविटी कैन बी सीन इन वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा टेक्नोलॉजी होना, ज्यादा टेक्निकल एडवर्टीजमेंट होना, ये सारी चीजें नहीं है। इनोवेशन में कई सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, ये एक बहुत वाइड रेंज की ऑर्गेनाइजेशन होती है।
थर्ड है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी इशू आर नाउ ऑक्यूपाइंग द एजेंडाज ऑफ बिजनेस लीडर एंड फॉर नॉर्म्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस। जो सस्टेनेबिलिटी इशू हैंगे वो आजकल बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रनिंग अ कंपनी इज मोर सस्टेनेबल मैनर रिक्वायर मैनेजर टू टेक नॉलेजेबल डिसीजन। सस्टेनेबल मैनर में किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मैनेजर को ज्यादा नॉलेज और डिसीजंस की जरूरत पड़ती है। फोर्थ है एथिकल बिहेवियर्स। तो अ मैनेजर बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज और मोरालिटी वैल्यू पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस। किसी भी मैनेजर का बिहेवियर कैसे पता लगता है? उसकी मोरालिटी, वैल्यूज, पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस है। मैनेजर कैन इनकरेज एथिकल बिहेवियर बाय हायरिंग एम्प्लॉय विद हाई एथिकल स्टैंडर्ड। मैनेजर अपना बिहेवियर को कैसे एथिकल बना सकते हैं? ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट करके वो अपने बिहेवियर को भी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है? फर्म नीड टू इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉय बेनिफिट आर फाउंडेड ऑन फेयरनेस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू रिसर्च परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट आर की ड्राइवर ऑफ रिटेंशन एंगेजमेंट और परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिटेंशन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर रहना, उनकी एंगेजमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेटिव रहना, परफॉर्मेंस उनकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उन्हें जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब इसमें कुछ थ्योरिस्ट ने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। तो नंबर 1 हर्जबर्ग एंगे व्यू पॉइंट इनका क्या था? तो ही स्टडी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑफ वर्क। इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का की स्टडी करी है टू ऑफ वर्क टू बेटर अंडरस्टैंड एम्प्लॉयज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, ही फाउंड दैट फैक्टर दैट कॉज जॉब सेटिस्फैक्शन डिफर फ्रॉम दोज दैट कॉज अनहैप्पीनेस। द सेटिस्फायर आर मोटिवेटर एंड डिससेटिस्फायर आर हाइजीन। जो सेटिस्फायर होते हैं वो मोटिवेटर्स होते हैं, जो डिससेटिस्फायर होते हैं वो हाइजीन होते हैं। देयर आर टू सेपरेट ह्यूमन नीड्स, portrayed and physiological demands that can be meet with money and activities that promote growth। इन्होंने बताया कि दो तरीके की ह्यूमन की नीड्स होती हैं। एक होती हैं जो मॉनेटरी चीज़ों से फुलफिल की जा सकती हैं, एक होती हैं जो नॉन मॉनेटरी चीज़ों से फुलफिल की जा सकती हैं। सेकेंड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज फंक्शन ऑफ एबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, मोटिवेशन एंड इट्स एक्सप्रेस्ड एज। परफॉर्मेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है किस किस चीज़ का? एबिलिटी का, अपॉर्चुनिटी का और मोटिवेशन का। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं P=FAOM। It means performance is directly proportional to ability possessed by individual opportunities and individual may explore and motivation level provided to them। तो एक परफॉर्मेंस किस चीज़ पर बेस होती है, किस चीज़ पर बेस्ड होती है? तो किसी इंडिविजुअल की क्या एबिलिटी है, उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, वो कैसे मोटिवेट हो रहा है, उस पर उसकी परफॉर्मेंस बेस करती है। प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पर एम्प्लॉय ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो कोई एम्प्लॉय कितने आउटपुट बना रहा है एक सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। थर्ड है सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। तो इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ रिम्यूनरेशन और अवार्ड गिवन टू एम्प्लॉय एट ऑल लेवल इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क। ये क्या होता है? जब एम्प्लॉय को कोई भी रिम्यूनरेशन या सैलरी मतलब या रिवॉर्ड दिया जाता है, किसके बदले में? उनके वर्क के बदले में, तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। इट इज स्टेब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू रिवॉर्ड एंड इंस्पायर एम्प्लॉय फॉर देयर गुड कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। ये किस लिए दिया जाता है? कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जिससे उनके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हुई है, इसलिए ये उन्हें दिया जाता है। एम्प्लॉय ऑफर अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम, एफर्ट, नॉलेज, स्किल्स, एनर्जी टू ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड बेनिफिट लाइक पे रेज, बोनस, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज अपने कई सारे एफर्ट जैसे कि टाइम, कई सारी चीज़ें जैसे कि टाइम्स, एफर्ट्स, नॉलेज, स्किल्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें रिटर्न में ही बेनिफिट्स देता है जैसे कि पे रेज, बोनस, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है? तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ कॉर्पोरेशन एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट। कोई भी जब एक कॉर्पोरेशन मतलब एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अप्रोच करती है तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। इट लीड्स टू ग्लोबलाइजेशन। ये किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन की, विच इज स्टेट इन विच इकोनॉमिक अराउंड वर्ल्ड बिकम इंटीग्रेटेड थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो कि किसकी वजह से होता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? सभी देश की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करती हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। पर्पस क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन का? तो नंबर 1 है एक्सपेंशन। कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर क्यों जाएगा? एक्सपेंड करने के लिए अपने आप को। सेकंड है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अपने ब्रांड के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे। थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट के लिए, मतलब अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो उसे अच्छी कॉस्ट मिलेगी जिससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। फोर्थ है एसेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा तो उसे नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेंगी, पाने को मिलेंगी। फिफ्थ है गुडविल एंड इमेज। अपनी गुडविल और इमेज बनाने के लिए।
अब नीड क्या होती है इंटरनेशनलाइजेशन की? तो मार्केट ग्रो करने के लिए, हायर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए, स्मूथ सर्वाइवल, लंबे समय तक चलते रहने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एजेस, कंपटीशन करने के लिए, ये सारी नीड्स होती है इंटरनेशनलाइजेशन की। प्रोसीजर क्या होता है इंटरनेशनलाइजेशन में? तो नंबर वन, सबसे पहले डिटरमाइन रीजन, सबसे पहले हमें रीजन ढूंढना पड़ता है कि हमें इंटरनेशनलाइजेशन करना क्यों है। फिर अंडरटेक अ शॉर्ट एनालिसिस, फिर शॉर्ट एनालिसिस करना होता है एनवायरनमेंट का, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को समझना होता है। फिर सिलेक्ट एन ऑफरिंग फॉर फॉरेन मार्केट, फिर एक ऑफर को सिलेक्ट करना पड़ता है जो फॉरेन मार्केट में हमें पहुंचाए। फिर हैगा सिलेक्ट अ मार्केट टू एंटर, एक मार्केट को सिलेक्ट करना पड़ता है हमें किस मार्केट में एंटर करना है। फिफ्थ है डिटरमाइन टाइप ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट को डिटरमाइन करना पड़ता है। और डिटरमाइन टाइम एंड चैनल ऑफ एंट्री, और टाइम और चैनल को डिसाइड करना पड़ता है एंट्री का। ठीक है, हमने देख लिया इंटरनेशनलाइजेशन क्या होता है। अब आएगा डिजिटलाइजेशन। तो इट रेफर्स टू डिजिटल चेंज ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। जब इकोनॉमी या सोसाइटी में कोई भी डिजिटल चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं डिजिटलाइजेशन। दिस नोटेशन इज अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम इंडिविजुअल एज ऑफ एनालॉग टेक्नोलॉजी टू एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है? जो पुराने समय में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर होती थी उससे अब चेंज होकर जब टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी है तो उसे हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन। इट रिजल्ट इन मर्जिंग ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये क्या होता है? ऑफलाइन को ऑनलाइन में मर्ज कर दिया गया है इसके अंदर। इट हैज इम्पैक्ट ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एंड रेडिएशियल शिफ्ट इन सेवरल इंडस्ट्री। इसका कुछ इंडस्ट्री पर अफेक्ट हुआ है, किस वजह से? टेक्नोलॉजी और रेडिएशियल शिफ्ट होने की वजह से। द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन नोन एज डिजिटलाइजेशन। ये एक प्रोसीजर होता है किस चीज का? ट्रांसफॉर्म करने का इंफॉर्मेशन को ओरिजिनल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में, मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जब हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो जो होता है डिजिटलाइजेशन एक तरीके से। दिस फॉर्मल डिस्प्ले डाटा इज इन फॉर्म ऑफ बिट एंड बाइट्स। ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? बिट और बाइट्स, जो गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, ये सारी होती हैं, मतलब एमबी, जीबी, टीबी, इन फॉर्म में ये हमें डाटा मिलता है। फंक्शन क्या क्या होते हैं डिजिटलाइजेशन के? तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट करता है, रिड्यूस करता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ा देता है वर्कर के लिए, वर्कर का टाइम कम यूटिलाइज करके। थर्ड है प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंट वर्कफ्लो, इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशन विजिबिलिटी। जब सारी चीजें डिजिटल होंगी तो कोई भी हमारे पास धोखाधड़ी का काम नहीं रहेगा, और धोखाधड़ी का काम नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांसपेरेंसी विजिबल होगी और वो हर किसी को अकाउंटेबल रह सकती है। फोर्थ है रिड्यूस एरर, डिजिटलाइजेशन से एरर कम हो जाते हैं क्योंकि सारा काम मशीन्स के द्वारा किया जाता है। फिफ्थ है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हमारे पास जब बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। Sixth, reliability and efficiency. It ensure that each activity is performed consistently, resulting in high quality, trustworthy output. मतलब इससे efficiency बढ़ती है, reliability बढ़ती है आउटपुट के ऊपर। ड्रॉबैक्स क्या क्या है डिजिटलाइजेशन के? तो गिविंग अप कंट्रोल ऑल्सो एक्सपोज टू डिजिटल क्राइम। ज़्यादा अगर डिजिटली हो जाते हैं हम तो डिजिटल क्राइम का वो हो जाता है, डिजिटल क्राइम होने स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड है इजिली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ इट्स मिसयूज। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इजिली अवेलेबल मिल जाएगी तो उसका ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। थर्ड है क्विकली सुपरफिशियल नेचर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन मोर पैसिव सोसाइटी। अगर क्विकली कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो सोसाइटी कैसी? आलसी हो जाएगी एक तरीके से, कोई भी वर्क वो अपने आप करना नहीं चाहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो अ पर्सन हु पजेस द एप्टीट्यूड एंड मोटिवेशन टू लॉन्च, मैनेज एंड बी सक्सेसफुल इन स्टार्टअप एंटरप्राइज कपल्ड विद रिस्क नेसेसरी टू डू सो इट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपने एप्टीट्यूड और मोटिवेशन के साथ किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करता है और उसमें रिस्क लेने को खुद तैयार होता है, तो वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, लेबर एंड कैपिटल। एक एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट कहाँ से आते हैं? जो उसने कॉम्बिनेशन यूज करा होता है लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज का और लेबर और कैपिटल का, उससे उसके प्रॉफिट जनरेट होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इंटेल्स चेंजिंग द वर्ल्ड बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिसोल्विंग सिग्निफिकेंट इशू। एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है? वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें खत्म करती है, वर्ल्ड को चेंज करती है। एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लाइड व्हेन पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस टू इम्प्लीमेंट देयर आइडिया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो जब कोई पर्सन अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई अपने आइडिया के साथ तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और जो पर्सन स्टार्ट करता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, वैल्यू क्या है एंटरप्रेन्योर की? तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। जब एंटरप्रेन्योर अपना कोई स्टार्टअप करता है तो उसमें वर्कर्स की जरूरत होती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। सेकंड, इनोवेशन, वो किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करता है? किसी भी कोई भी चीज़ को लेकर
जब वो अपडेटेड वर्जन उसका लाता है या किसी चीज को नई कोई चीज बनाता है तो इनोवेशन करता है। थर्ड है चेंज, एंटरप्रेन्योर कैन डेवलप न्यू गुड्स थ्रू एड्रेस प्रेजिंग इशू और टेक ऑन टास्क ऑफ डेवलपिंग समथिंग दैट नेवर एग्जिस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, चेंज लाते हैं सोसाइटी के अंदर, नई चीजें लाकर या जो पुरानी चीजें हैं उनमें इनोवेशंस कर कर। फोर्थ है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, दे कंट्रीब्यूट मोर टैक्सेस। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में, कैसे, ज्यादा टैक्स पे कर कर। हायर नेशनल इनकम, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कंट्री की हायर नेशनल इनकम के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वही सारे हैंगे, जॉब क्रिएट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, और इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं ये सोसाइटी का, और प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेशन क्या होता है, तो इट इज सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ आइडिया दैट रिजल्ट इन न्यू टाइप ऑफ ऑफरिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस मॉडल्स। ये क्या होता है इनोवेशन, तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ आइडिया, जब हम अपने आइडिया को अच्छे से अप्लाई करें जिससे क्या हो कोई नई चीज बन के आए तो उसे हम कहते हैं इनोवेशन। इट शुड बी सेंटर ऑफ योर बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का सेंटर होता है। डन ऑन रेगुलर बेसिस टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए हमें ये डेली बेसिस पर करनी पड़ती है इनोवेशंस। इट इज प्रोसेस थ्रू विच एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे एंटरप्रेन्योर नई वेल्थ प्रोड्यूसिंग मतलब नई इनकम के सोर्सेज ढूंढने वाले चीजें बनाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इनोवेशन की, तो क्रिएट न्यू गुड्स टू बेटर मीट डिमांड ऑफ कस्टमर, नई नई चीजें बनती हैं इनोवेशन के अंदर कस्टमर के डिमांड को मीट आउट करने के लिए। इंक्रीज रेवेन्यू बाय इंप्रूविंग क्वालिटी, रेवेन्यू बढ़ाते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करके। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को कम कर देते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं बिजनेस की। सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसके साथ ये अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। एडवांटेजेस देंगे हमारे पास इनोवेशन के, तो नंबर 1 है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। ये जो हैगा इनोवेशन ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, अच्छी कर देता है प्रोडक्टिविटी। सेकंड है लोअरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर देता है। थर्ड है न्यू मार्केट एंड पीपल, इनोवेशन की वजह से नई नई मार्केट्स में हम पहुंच पाते हैं, नए नए लोग हमसे जुड़ पाते हैं। फोर्थ है कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, जब आप कोई नई चीज बनाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर ज्यादा हो जाएंगे। फिफ्थ है ग्रोथ, ग्रोथ अच्छी होती है बिजनेस की इनोवेशंस की वजह से। ये हो गया हमारा इनोवेशन का टॉपिक। अब आएगा वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, तो ये क्या होता है, इट इंटेल्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, कॉम्प्रिहेंसिंग, एक्सेप्टिंग, वैल्यूइंग डिफरेंस एंड प्लीजिंग अदर्स। द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू वर्क इन कॉर्पोरेट रेफर्ड एज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब जब हम अलग अलग तरीके के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने का मौका देते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ब्रिंग वर्ल्ड वाइड रेंज ऑफ नॉलेज, इससे क्या होता है हमारे बिजनेस को हर टाइप की नॉलेज मिल पाती है। डाइवर्सिटी एक्सपेंड्स कंपनी रीच एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर टैलेंटेड ग्रुप्स, ये इससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज की रीच होती है, कंपनी की ज्यादा से ज्यादा जगहों पर रीच होती है, मतलब जहाँ जब बहुत सारे तरीके के लोग होंगे तो उतने तरीकों की रीच पहुंच पाएगी कंपनी की। इट एनेबल बिजनेस टू कनेक्ट विद नीड्स एंड मोटिवेशन ऑफ देयर डाइवर्स एंड इंटरनेशनल कस्टमर बेस, और इससे क्या होता है जो उनके डाइवर्स कस्टमर्स होते हैं ना उन तक भी उनकी डिमांड को वो पूरा कर पाते हैं उन डाइवर्स एम्प्लॉयज की वजह से। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, तो व्हेन कंपनी हायर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड इट फास्टर फ्रेश प्रोस्पेक्टिव ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस को नए नए आइडियाज मिलते रहते हैं। सेकंड है डाइवर्स कंपनी आर एबल टू अट्रैक्ट मोर मोटिवेटेड एंड बेटर एम्प्लॉय देन अदर, डाइवर्स कंपनी होती हैं उनमें ज़्यादा मोटिवेटेड और अच्छे एम्प्लॉय आ पाते हैं बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। थर्ड है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फोर्थ है डाइवर्सिटी बेनिफिट कंपनी बाय इंप्रूविंग इट्स कॉर्पोरेट कल्चर, कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर को इंप्रूव करती है डाइवर्सिटी। फिफ्थ है वर्किंग विद कलीग्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, कई सारे तरीके के लोगों के साथ काम करने से एम्प्लॉयज की भी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। अब आएगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो आपको सभी को पता ही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्टेड ऑफिशियल गवर्नमेंट एंटायर पॉपुलेशन, एक गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें जिसको हम चुनते हैं वो कंट्री को चलाता है। वर्कप्लेस डेमोक्रेसी रेफर्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इनटू वर्कप्लेस वाया टूल सच एज वोटिंग, एम्प्लॉय ओनरशिप, पब्लिक डिबेट। वर्कप्लेस डेमोक्रेसी हमें समझना है ये क्या होता है, तो जब हम एक कंपनी के अंदर डेमोक्रेसी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें तो उसे हम कहते हैं वर्कप्लेस डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी।
ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वोटिंग करवाएं, हम एम्प्लॉयज के ओनरशिप दें, कुछ पब्लिक डिबेट करवाएं, इन सारी चीजों से वर्क प्लेस डेमोक्रेसी क्रिएट हो सकती है। ऑल दिस डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन साइज, टाइप, ऑब्जेक्टिव एंड वर्क कल्चर। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, टाइप पर, ऑब्जेक्टिव पर और कल्चर पर। एडवांटेज क्या होते हैं? तो एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं, लॉयल रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। सेकंड है एम्प्लॉयज एक्यूमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट फॉर प्लानिंग, मतलब एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग अच्छे से हो पाती है। थर्ड है इन्वॉल्व नंबर इन डिसीजन मेकिंग, बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, जब एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है तो उनका मोरल भी इंक्रीज होता है। फोर्थ, पीपल वांट टू वर्क वेयर दे फील अप्रिशिएटेड, लोग वहीं काम करना चाहते हैं जहां उनको अप्रिसिएशन मिले। तो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट स्मार्ट क्रिएटिव पीपल्स। अब बात आती है सोशियोक्रेसी की। तो ये क्या होता है? इट इज बोथ सोशल आइडियल दैट वैल्यू इक्वलिटी एंड पीपल्स राइट टू डिटरमाइन देयर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये क्या होता है? ये दोनों होता है। सोशल आइडियल मतलब इक्वलिटी भी होती है यहाँ पर, और पीपल्स के पास राइट भी होता है कि वो अपने जीने के तरीके को चूज कर सके। सोशियोक्रेसी अचीवमेंट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ वॉइस बाय आस्किंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर टू कंसेंट टू डिसीजन इन सर्कल रेदर देन हायरार्किकल सिलेक्टिंग मेजोरिटी। सोशियोक्रेसी में क्या होता है? सभी मेंबर से उनकी राय ली जाती है कि आपको ऐसा क्यों पसंद है, कोई डिसीजन में आपका ये राय क्यों है, ना कि बाकी हायरार्किकल लेवल की तरह की जो मेजोरिटी होगी वही डिसीजन ले लिया जाएगा। डेमोक्रेसी प्रायोरिटाइज मेजोरिटी रूल वेयर एज सोशियोक्रेसी प्रायोरिटाइज इंक्लूजन ऑफ ऑल वॉइस। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो मेजोरिटी रूल होता है उसे प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि सोशियोक्रेसी में क्या होता है? ये सभी के बातों को सुनता है। इट इज अपोज टू डेमोक्रेटिक मेजोरिटी रूल, ये डेमोक्रेसी के अपोजिट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाती है। मे भी आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।